नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का नए वर्ष में स्वागत है, शुभकामनाएं हैं और मैं प्रार्थना करती हूं कि हम सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और नए साल में सफलता की नई कहानी लिखें। तो आइए देखते हैं कृषि जगत की हलचलों को कृषि समाचार के माध्यम से। खबरें खेती में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कृषि एवं पर्यावरण सुरक्षा पर आधारित पुस्तक हरितिमा का हुआ विमोचन। प्याज की उन्नत प्रभेद से करें खेती, बढ़ेगा मुनाफा। मशरूम बीज उत्पादन यंत्र, कम समय में बीज उत्पादन का बेहतर जरिया। खेती किसानी और पशुपालन के बाद मछली पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। किसानों को इस व्यवसाय से जोड़ने के लिए सरकार भी अपने स्तर पर मदद कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य को मछली उत्पादन के साथ साथ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। मछली पालक किसान भाइयों को मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के साथ फीड, दवा, उर्वरक पर 4 लाख रुपए खर्च होंगे। इस पर राज्य सरकार अन्य वर्ग के लाभुकों को 50% और अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजातियों के लाभुकों को 70% सब्सिडी देगी। पिछले दिनों वैशाली जिले में कृषि और पर्यावरण सुरक्षा पर आधारित पुस्तक हरितिमा का विमोचन किया गया। पूर्व प्रगतिशील किसान जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा लिखित इस पुस्तक में जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित कई जानकारियां मौजूद हैं। जलवायु परिवर्तन का खेती पर पड़ने वाले असर को लेकर प्रगतिशील किसान जितेंद्र कुमार सिंह ने पुस्तक हरितिमा लिखी है, जिसका विमोचन पिछले दिनों वैशाली जिले में किया गया। इस पुस्तक में बगैर प्रकृति से छेड़छाड़ किए ज़्यादा से ज़्यादा उपज किस तरह से लिए जाएं, साथ ही ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे, इसको लेकर कई सारे टिप्स दिए गए हैं। खास करके पर्यावरण पर फोकस किया गया है, मौसम अनुकूल खेती पर फोकस किया गया है और हिंदुस्तान के जाने माने जो लेखक हैं जो इस पर काम कर रहे हैं उनका आलेख बना करके सोचपूर्ण आलेख इस पुस्तक में शामिल किया गया है ताकि पर्यावरण के प्रति हम सजग हों। वहीं इस कार्यक्रम में आए जिला कृषि पदाधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र मानपुरी ने भी बढ़ती जनसंख्या और उससे उत्पन्न होने वाले खाद्य संकट के साथ साथ पर्यावरण परिवर्तन का कृषि उपज पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अपने विचार रखे। जितेंद्र कुमार द्वारा लिखित इस पुस्तक में जहां जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूलता के बीच बेहतर उपज लेने के टिप्स दिए गए हैं, वहीं रासायनिक खाद और उर्वरकों के इस्तेमाल नहीं करने की भी सलाह दी गई है। सब्जियों का राजा आलू रबी सीजन की प्रमुख फसलों में से एक है। उत्पादन के मामले में आलू की फसल की उपज क्षमता दूसरे फसलों से ज़्यादा है। आलू की बुआई अन्य फसलों या सब्जियों की बुआई से एकदम अलग होती है। आलू की बुआई करते समय कतार से कतार 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इसके अलावा मेड़ बनाकर उस पर उचित दूरी और गहराई पर आलू की बीज को लगा सकते हैं। ये विधि अधिक नमी वाले जमीन के लिए उचित है। भोजन में स्वाद की रौनक बढ़ाने वाले प्याज की खेती किसानों के लिए हमेशा से लाभकारी रही है। औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ साथ ये खाने के स्वाद में भी जान डाल देता है। उन्नत प्रभेद से मिट्टी का मिजाज भांपकर प्याज की खेती की जाए तो आंखों को रुलाने वाला प्याज होठों पर मुस्कान भी ला सकता है। प्याज की उन्नत प्रभेद की बात करें तो कम समय में उपजने वाले प्रभेद हैं सुख सागर। इसके अलावा किसान भाई प्याज के 2 फसल लेना चाहते हैं तो पटना देसी का भी उपयोग कर सकते हैं।
हाल के कुछ सालों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में मशरूम की खेती के साथ साथ इसके बीज उत्पादन का व्यवसाय भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल मशरूम बीज या स्पॉन एक तरह का कवक जाल होता है जिसे मशरूम कंपोस्ट तैयार करके उगाया जाता है। मशरूम स्पॉन यूनिट लगाकर अच्छी कमाई की जा सकती है। मशरूम बीज उत्पादन यंत्र किस तरह काम करता है, इस विषय पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं वस्तु विशेषज्ञ प्रेम कुमार गौतम। सबसे पहले हम मशरूम बनाने के लिए हमें कल्चर तैयार करना पड़ता है, जो टिश्यू कल्चर से तैयार होता है। उस कल्चर से हम मदर स्पॉन बनाते हैं, फिर मदर स्पॉन के बाद हम कमर्शियल स्पॉन की तरफ उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये सारा जो प्रक्रिया होता है इसी मशीन के अंदर में करते हैं और इससे हमारा माइक्रो फ्री होता है और कंटामिनेशन हम बहुत हद तक कम कर देते हैं। खबरें खेती में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं वैशाली जिले के सफल युवा किसान प्रशांत कुमार से। जिस उम्र में बच्चे सिर्फ पढ़ते और खेलते हैं, उस उम्र में प्रशांत कुमार खेती कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं। वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान प्रशांत अपनी 1 बीघे की पुश्तैनी जमीन पर सब्जी एवं फूलों की खेती कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। प्रशांत पढ़ाई लिखाई और खेती बाड़ी का तालमेल बखूबी बैठा लेते हैं। इनका मानना है कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल होनी चाहिए। हालांकि खेती के गुर इन्होंने अपने माता पिता दादा से सीखी है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी पर और जानते हैं आलू प्याज एवं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। बैगन 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1400 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 1800 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल, फूल गोभी 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी सहित पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट जारी रहेगी और राज्य के कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात बन जाएंगे। बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चना और मसूर में उकठा रोग की निगरानी करते रहें। रोग दिखाई देने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस मौसम में दुधारू गायों में वसा की मात्रा बढ़ाने के लिए अलसी, सूरजमुखी, सोयाबीन, ज्वार, मूंगफली के खल पशुओं को खिलाएं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि जगत की हलचलों को। अब हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, हम चर्चा कर रहे थे कि जाड़े में कैसे पौधों को पाला से बचाया जा सके। अगर पौधों में पाला पड़ गया है तो कैसे उसके उपचार किया जा सके ताकि हम पौधों को अधिक से अधिक नुकसान होने से बचा सके। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी। तो आइए चलते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो समय अभी है वो जलवायु परिवर्तन के दौर से इस समय में हम गुजर रहे हैं। ऐसे में हम आज इसी संदर्भ में बात करेंगे कि जो हमारी फसलें हैं वो पाले से उनका किस तरह बचाव हो सकता है। हमारा ये कृषि दर्शन कार्यक्रम का हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको हर समय ये सावधानी से भी आपको अवगत कराते रहें और आपको ऐसे सवाल और जवाब से अवगत कराएं कि आप अपनी फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें। और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सब्जी एवं फूल विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जो उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा में पदस्थापित हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, जो सबसे पहला सवाल है वह यह है कि पाला है क्या एवं उसकी पहचान क्या है जो हमारी फसलों को ग्रस्त कर देता है, रोग से ग्रसित हो जाता है। जो किसान भाई फसल लगाते हैं वो पाला से ग्रस्त हो जाता है। तो इसके बारे में सर आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें। जिस तरह से जीव जंतु को ठंडा लगता है, उसी तरह से ठंडा के मौसम में पौधे को भी ठंडा का असर पड़ता है। और ठंडा धीरे धीरे जो है अगर नीचे चला जाता है ड्यू पॉइंट के नीचे, तो अब उसमें क्या होता है कि जो पानी है वो धीरे धीरे छोटा छोटा बर्फ़ के टुकड़े में जमने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कि पाला पड़ना कहते हैं। अब पाला पड़ने से क्या होगा? पाला पड़ने से क्या होता है कि जो पत्ता पौधे होते हैं उनकी विभिन्न अंग कोमल होते हैं। कोमल होने की वजह से उसका जो है श्वसन प्रक्रियाएं, साथ ही साथ एवोपरेशन रेट जो है घट जाता है। साथ ही साथ पानी लेने और भोजन लेने की क्षमता भी घट जाती है, जिसके चलते अल्टीमेटली फल फूल जो निकलता है वो भी प्रभावित होता है और इससे जो है हमारा पौधा मरने की कगार पे आ जाता है। ये कंडीशन को हम पाला पड़ना कहते हैं। सर, इसी संदर्भ से जुड़ा जो महत्वपूर्ण सवाल है वह यह है कि अगर हमारे जो किसान भाई आलू की खेती करते हैं, अभी का जो मौसम इस मौसम में आलू की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो सर पाला पड़ने के दौरान इसी से संबंधित जो रोग है, एक झुलसा है और जो लाही का प्रकोप होता है सरसों के खेत में, तो उसके निराकरण के लिए हमारे किसान भाई कौन सी सावधानी बरत सकते हैं जिससे फसलों का नुकसान कम से कम हो? आपको एक बात बता दें, ठंडा का प्रकोप ही एक ऐसा प्रकोप होता है जिस सिचुएशन पे तीनों कंडीशन होता है। पाला भी गिरता है, प्लस एफिड या जिसको लाही कहते हैं लाही गिरना,
और प्लस लाही के साथ साथ पिछला झुलसा जो लगता है इसी कंडीशन पे आता है। जब टेम्परेचर जो है बिलो 5 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास आता है तो पाला भी पड़ता है, झुलसा भी लगता है और प्लस लाही जिसको एफिड कहते हैं इंग्लिश में, ये तीनों एक ही कंडीशन में आता है। साथ ही साथ में पाला पड़ना, तो पाला पड़ने का मतलब होता है शरीर को ठंडा लगना। पौधे में क्या होता है कि उसके शरीर में ठंडा लग जाता है, तो ठंडा से बचाने के लिए उसको तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। जैसे ठंडा से बचाव के लिए पहला चीज़ हुआ किसी चीज़ को ढकना। अगर आप नर्सरी स्टेज में पौधा है, छोटे छोटे पौधे हैं, तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए, ऊपर से ढक देना चाहिए ताकि डायरेक्ट उसका प्रभाव न पड़े। दूसरा कंडीशन, अगर पाला लगने वाला हो, टेम्परेचर डाउनफॉल नीचे होता है, उस सिचुएशन पे हम क्या करें, पानी से इरिगेट करें फील्ड को इरिगेट करने से, पानी देने से क्या होता है, पौधे को गर्मी मिलता है। साथ ही साथ अगर ये प्रक्रियाएं नहीं है तो उसके दक्षिण और पश्चिम दिशा में, पश्चिम और दक्षिण दिशा में क्या करना चाहिए, कूड़ा करकट जितना भी चीज़ें हैं उसमें आग लगा देना चाहिए, या हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल है वो किनारे में हम लगाएंगे आग, जिससे क्या होगा, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ताकि ठंडा जो है उसमें कमी आए। साथ ही साथ हम ये बताना चाहिए, अगर इस पे आपके पास ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम है तो उसके द्वारा उसमें थोड़ा सा आप जो है न्यूट्रिएंट को घोल करके अगर स्प्रे करें उस सिचुएशन पे, जब पाला पड़ने का चांस होता है तो पौधे में इक्वली जो है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिससे क्या होता है कि पौधे में गर्मी आता है अंदर से और हमारा पौधे में जो है पाला जो ज़्यादा नहीं लग पाता है। इसके अलावा और भी प्रक्रियाएं हैं, ये सो हमने बताया जनरल प्रक्रियाएं, कुछ केमिकल भी आते हैं। जैसे सर इसी सवाल पे हम आते हैं कि जो हमारे किसान भाई जो छोटे किसान हैं, तो आमतौर पर हम ये देखते हैं कि आलू की खेती या सरसों की खेती है तो फसल में जो, जैसा कि आपने बताया कि कूड़ा करकट जलाने से उनको गर्मी मिलेगी, तो सर ऐसे में अगर गर्मी फसलों को देने के लिए कोई उपाय न हो तो पाला से बचाने के लिए क्या जैविक छिड़काव करना कारगर रहेगा या रासायनिक छिड़काव करना कारगर रहेगा, और जैविक और रासायनिक छिड़काव के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी दें। जैविक प्रक्रिया में होता है, कभी कभी आप किसान भाई क्या करते हैं, प्रॉपर खाद का डोज इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमेशा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का डोज जो है संतुलित मात्रा में देना चाहिए। अगर आप खेत में पोटास का इस्तेमाल नहीं किए हैं तो इमीडिएटली जो है 30 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से पोटास का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि पोटास जो है पौधे में रेसिस्टिविटी डेवलप करता है, मतलब रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप करता है। अगर आपके खेत में पोटास डाला रहेगा तो उसमें पाला लगने का चांस कम होगा। साथ ही साथ बहुत सारे आजकल केमिकल भी आते हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। का जो महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, उसको सर लेना चाहेंगे ताकि हमारे किसान भाई पाला लगने के दौरान अपने फसलों को बचा सकें। पाला लगने के दरमियान पाला जो है सिचुएशन होता है पाला पड़ने का। बिल्कुल सर। इस बात को भी मैं बता देना चाहूँगा कि पाला किस सिचुएशन पे आता है। अगर ठंडा के समय में वातावरण जो एकदम खुला हुआ हो और बादल अगर ढका हुआ हो, शाम के वक्त अगर बादल हट जाए इमीडिएटली, या दिन भर अगर हवा चलता हो इमीडिएटली शाम के वक्त हवा रुकना, ये शो करता है कि रात में पाला गिरेगा ही गिरेगा। इमीडिएटली उस सिचुएशन पे ये सारी प्रक्रियाएं करना होगा, क्योंकि पाला पड़ने का लक्षण यही होता है। मैंने 3-4 बात बताई, इस पे ध्यान रखेंगे किसान भाई तो अपने फसल को पाला से बचा सकते हैं। आपको ये भी मैंने बताया कि पाला के साथ साथ लाही भी गिरता है और लेट ब्लाइट भी लगता है, पिछला झुलसा जिसको कहते हैं। और हमने अपने प्रयोग के दरमियान पाया कि कोई भी दवा, चाहे आप कुछ भी डाल दें, सॉफ्ट डालें, कंपेनियन डालें, डायथेनियम 45, ये सब दवा काम नहीं करता है। सिर्फ एक ही दवा है जो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आलू के खेत में जब पिछला झुलसा लग जाता है, जिसमें आप रीडोमिल गोल्ड आता है सिंजेंटा कंपनी का, जो मिटालैक्सिल और मैनिकोजेब का कम्बिनेशन है, कंटैक्ट और सिस्टेमिक फंजीसाइड का, उसका इस्तेमाल करने से आप कंट्रोल कर सकते हैं एक हद तक। ऐसे तो कोई भी बीमारी या कोई भी रोग का 100% निराकरण संभव नहीं है पृथ्वी पे ही, चाहे वो मनुष्य में हो चाहे पौधा में हो, हम उसमें कमी ला सकते हैं एक लेवल तक।
बिल्कुल सही बात सर आपने हमारे किसान भाइयों को बताई। और देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि सावधानी को अपनाकर आप अपने फसलों को पाले से सुरक्षित रख सकते हैं और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इतनी अच्छी जानकारी के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने देखा कैसे हम पौधों को पाला से बचा सकते हैं, साथ ही साथ उसका उपचार कैसे कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे मृतप्राय जीव यानी कीट व्याधि जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे कैसे बचाया जा सके अपनी बागवानी को। इस पर जानकारी दे रही हैं हमारी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा जी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। मित्रों, हम लोग जब बागवानी करते हैं तो अलग अलग तरह की चीज़ें हमारे लिए समस्या खड़ी करती हैं। हम सहज रूप से अगर चीज़ों को समझ लें तो निश्चित रूप से हम उसका निराकरण कर सकते हैं, वो अच्छे फसल उगा सकते हैं। ऐसे ही तो बागवानी में एक प्रकार है जो कि दैहिक विकार लग जाता है, तो उससे कैसे हम निजात पाएँ, कैसे हम उसको दूर कर पाएँ, इसी से संदर्भित आज हमारी बातचीत हो रही है। और इस बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा। डॉक्टर सीमा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय में पोस्टेड हैं और विशेष रूप से आप वैज्ञानिक हैं, कनीय प्राध्यापक। आपका सबसे पहले इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मैडम। सबसे पहले हम जिस बागवानी की बात कर रहे हैं, ये बागवानी मूल रूप से समझ के लिए है क्या? बागवानी फसलों में आपको फल, फूल, सब्जी, मशरूम, औषधीय फसल और मसाले सभी पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जितने भी हैं वो किसान भाइयों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसका अगर उपज वो करेंगे तो इससे इनको इनके आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ साथ इसमें इनका जीवन स्तर भी बढ़ता है। रही बागवानी की बात, हम दैहिक विकार की बात कर रहे थे कि ये दैहिक विकार हम समझना चाहते हैं कि ये दैहिक विकार है क्या? दैहिक विकार समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रोग कितने तरह से हो सकते हैं, उसके कितने कारक हैं। 3 तरह के कारक से रोग होते हैं। पहला होता है अजैविक कारक, जैविक कारक और सेमी जैविक मतलब अर्ध जैविक। तो जो जैविक कारक है उसके अंतर्गत जो रोग आते हैं उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपको निमेटोड हुआ, फंगस हुआ, बैक्टीरिया हुआ और माइकोप्लाज्मा हुआ, इन सब से जो भी रोग उत्पन्न होते हैं वो हम जैविक रोग के अंतर्गत उसको रखते हैं। और अर्ध जैविक रोग के अंतर्गत हम उसको रखते हैं जैसे वायरस, जो कि आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी होता है। तो इससे जो भी रोग उत्पन्न होंगे उसको हम अर्ध जैविक रोग कहेंगे। और अजैविक रोग के अंतर्गत वो आते हैं जो कि किसी भी लिविंग चीज़ से नहीं होगा, अजैविक से होगा। जैसे वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से तापमान का बढ़ना घटना, या फिर आपको मॉइस्चर का बढ़ना घटना, या फिर न्यूट्रिएंट जो भी चाहिए पौधों में उसका कमी या फिर ज़्यादा होना, इन सब कारणों से अगर किसी पौधे के दैहिक में कोई भी परिवर्तन आता है तो उसको हम दैहिक विकार कहते हैं। ये दैहिक विकार की पहचान कैसे की जा सकती है? ये है क्या मूल रूप से, कैसे पहचान की जाएगी? दैहिक विकार की पहचान के लिए है कि ये उस कारण से होगा, वो इसके जो कारक होंगे वो जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके लाइफ साइकिल को अफेक्ट करते होंगे, उनके जीवन में उनका हस्तक्षेप होगा। वही कारक जब करेंगे तभी इसमें दैहिक विकार होगा। दूसरा, इसमें किसी भी जीवित चीज़ से दैहिक विकार में नहीं होता है, कोई भी जीवित एजेंट से नहीं होता है, इसलिए ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में किसी भी एजेंट के थ्रू नहीं मूव करता है। ये जो है वो उसके पौधे के किसी भी स्टेज में, जैसे उसके जर्मिनेट करने से, मतलब वो जब अंकुरित होता है उस समय से लेकर के जब वो इकोनॉमिकली जब वो फ्रूट देता है और तब तक उसके किसी भी फेज को ये अफेक्ट कर सकता है। और अफेक्ट करने के बाद बैक नहीं होता है, मतलब आप उसको पीछे फिर नहीं ला सकते हैं। तो जब भी हम इसका ट्रीटमेंट जो भी करते हैं तो इसका मतलब है कि इस साल अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि वो पिछले साल का जो इफ़ेक्ट आ रहा है उसको देखते हुए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तब मेरा इस साल का पौधा बचेगा।
ठीक है। और तीसरा है कि ये सिर्फ केवल हानि पौधों में अपनी वजह से ही नहीं क्रिएट करता है, बल्कि ये दूसरे रोग के लिए दरवाज़ा खोल देता है। जैसे पौधे को कमज़ोर कर देता है और जिससे दूसरा रोग भी आसानी से उसमें लग सकता है। सीमा जी, अभी जो मौसम है, इस मौसम में आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, इस तरह के जो ये है फसल हैं, तो इसमें दैहिक जो विकार हैं वो कैसे आते हैं, और एक अगर हो गए तो फिर किसान कैसे इससे निराकरण पा सकेगा? सबसे पहले तो मैं आलू के बारे में बताऊंगी, सबसे इम्पॉर्टेंट है और अभी सीज़न में लगा हुआ भी है। तो इसका आपको पहला मैं बताती हूँ, हरापन, आलू का हरापन होना उसके ट्यूबर का। इसमें क्या होता है कि सोलानिन नाम का केमिकल उसमें फॉर्म कर जाता है। अगर आलू सूर्य की रोशनी में आ जाता है तो उसमें सोलानिन नाम का केमिकल फॉर्म कर जाता है, और ये केमिकल ना उस आलू को, उस ट्यूबर को पोक करता है कि वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट का सिंथेसिस हो और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करे। तो देखिए आलू में क्या होता है कि 40 दिन बाद आलू हमेशा हम लोग फॉरो और रिस सिस्टम में लगाते हैं, तो उसमें मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया 40 दिन में होती है। तो जब 40 दिन में अगर हम मिट्टी जब चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अगर नहीं चढ़ाए और उसके अंदर ट्यूबर जो फॉर्म हुआ, तो कुछ ट्यूबर अगर ऊपर आ गया तो वो सूर्य की जब रोशनी उसमें पड़ती है तो उस ट्यूबर में सोलानिन पहले एक्यूमुलेट होगा, और ये सोलानिन फिर क्लोरोफिल में को कहेगा कि वो फोटोसिंथेसिस करे, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगती है तो उसमें सोलानिन केमिकल और बढ़ता जाता है, और ये सोलानिन जो है वो विषाक्त होता है। इसका अमाउंट अगर ट्यूबर में 20 ppm पर 100 ग्राम अगर ट्यूबर हो गया तो ये बहुत हानि करता है। तो इसलिए इसका उपाय सरल है, बस सिर्फ 40 दिन पर अच्छे तरह से मट्टी को चढ़ाना है। सीमा जी, आपने हमारे किसान बंधुओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार पूर्वक जाना कि कैसे हम अपने पौधों को पाला से बचा सके, साथ ही साथ जो जीव कीट व्याधि मृत प्राय हो जाते हैं उनसे कैसे अपनी बागवानी पौधों को बचा सके। तब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम के अंत में हम और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त, और नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।